हेलो दोस्तों, चलिए आज जो पिछला अपना टेस्ट हुआ है सी लैंग्वेज का, उसमें कुछ लोगों को या कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी छोटी छोटी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ कुछ वर्डिंग के कारण हो सकता है, या कुछ पहली बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उस कारण से कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। जो लोग पहले से पढ़े थे उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। जो लोग नए पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे पीजीडीसीए वाले हों या प्रोग्रामिंग में जिनका पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो उनके लिए ये आज का जो वीडियो है, ये जो टेस्ट हुआ है 50 क्वेश्चन वाले टेस्ट, उसका सॉल्यूशन के तौर पे डिस्कस एक बार कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। सारे 50 के 50 क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी और जो अपना वीडियो था C++ वाला, वो भी कंटिन्यू रहेगा, कल से वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी कोशिश करेंगे बीच बीच में जितने भी, ये 8वां टेस्ट था अपना वीकली का, इससे पहले 7 टेस्ट जो अलग अलग हुए हैं उसको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे बीच बीच में ही, ठीक है। आज 26 जनवरी भी है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज हम लोग करते हैं सी लैंग्वेज टेस्ट का पूरा डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन था कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया। तो ये तो आपको एकदम याद रहना ही चाहिए, डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? बेल लैब में, ठीक है। और इसका उपयोग किस में हुआ? यूनिक्स सिस्टम में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ये जो अपना सी लैंग्वेज है इसका यूज हुआ है, अच्छा खासा यूज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मतलब समझ लीजिए प्रोग्रामिंग का जो कोखो गोगा है वो है ये लैंग्वेज। तो किसने किया था? डेनिस रिची ने, ठीक है। और ये बजरने का जो नाम आता है ये C++ में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 50 क्वेश्चन है, फटाफट निपटा देंगे। फिर है विच सिंबल इज यूज टू एंड एन स्टेटमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट जब हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, तो किस सिंबल से उसको एंड किया जाता है। आपको पढ़ाए हम कि कोई भी स्टेटमेंट जब एंड होता है तो हमको सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देखिए, कॉलन है, कॉलन यूज नहीं होता, सेमीकोलन, और यहाँ डॉट भी था, डॉट भी यूज नहीं होता। सेमीकोलन अपना एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही कंपाइलर को आप ये मिलता है सेमीकोलन, तो वो समझता है कि स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, अब दूसरा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो हमको सेमीकोलन लगाना। यही चीज C++ में भी है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो C++ में भी सेम चीज है। और ये चीज हम शायद बता दिए, 2 क्लास जो C++ का हुआ है उसमें ये चीज आपका क्लियर किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या था? सेमीकोलन। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कीवर्ड इन सी। सी के 32 कीवर्ड हम आपको ऑलरेडी लिस्ट दे चुके थे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या था? क्लास, न्यू और ऑटो। ऑटो जो था ये सी का कीवर्ड है, लेकिन न्यू और क्लास जो है ये सी का कीवर्ड नहीं। ये C++ का जो हम लिस्ट दिए हैं अभी पिछली क्लास में ही, उसमें आप देखिएगा क्लास वहां आपको मिल जाएगा और न्यू मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे कीवर्ड की संख्या बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये 32 कीवर्ड सी के अंदर था, उसमें ऑटो आपको मिल जाएगा, ये दोनों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? वैलिड कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, जो पहले से जिसका मीनिंग डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेज के द्वारा, चाहे सी पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज के द्वारा, या जिस भी लैंग्वेज का वो कीवर्ड है उसके द्वारा पहले से डिफाइन है कि इस कीवर्ड को लगाने के बाद क्या काम करेगा। तो सी, ये जो ऑटो है ये सी का कीवर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3 नंबर। इसके बाद है विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर स्कैन एफ। अब यहाँ पे प्रिंट एफ भी रहता तो वही आंसर होता। हेडर फाइल मतलब जो हम लोग हैश इंक्लूड लिख के इस तरीके से करते हैं ना, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? stdio.h ऐसे लिखे थे। सी में हर प्रोग्राम में ये लिखना पड़ता है। ये क्या था? ये था आपका हेडर फाइल, ठीक है, जिसमें कि कुछ फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका मीनिंग डिफाइन किया हुआ वहां पे, उसके बारे में वहां पे कोड लिखा हुआ है कि भैया ये फंक्शन अगर कोई यूज करता है तो इसके लिए ये काम आपको करना है, कंपाइलर को ये बताता है। तो आपसे पूछा कि स्कैन एफ जो है ये किस हेडर फाइल से आता है। को हम पहली क्लास में ही बताए हैं
कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये आता है आपका stdio.h से, conio.h से आता है CLRSCR और getch ये किससे आता है, कोनियो से। ठीक है, इसके बाद stdlib ये इसमें जो हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन वाला जो काम कर रहे थे, इसमें मेलोक एलोक वाला जो था वो सब इससे आता है। इसका हम आपको जो पीडीएफ है अपना नोट्स वाला, उसमें लास्ट पेज में जाइएगा, ये पूरा चार्ट दिया हुआ कि किस हेडर फाइल से कौन सा फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा और उसका यूज भी पता चल जाएगा आपको। क्या है यहाँ पे पूछा कि स्कैन ऐप किससे आता है, तो stdio.h से। यहाँ पे रहता है प्रिंट ऐप किससे आता है, तो stdio.h से। यहाँ पे रहता कि मेलोक किससे आता है, तो stdlib से आता है, stdlib से आता है। यहाँ पे रहता CLRSCR या getch किससे आता है, तो कोनियो रहता, आपको मारना था। ये कहानी है। ठीक है, अब है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड। आपको बताए थे लॉजिकल एंड अगर हो तो 2 बार ये एंड ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जैसे एंड गेट काम करता था ना, कि एक कंडीशन इस साइड लिख दिए और एक कंडीशन इस साइड लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ये कहेगा कि भैया इस साइड वाला भी कंडीशन ट्रू होगा और इस साइड वाला भी कंडीशन ट्रू होगा। यानी कि अगर 2 कंडीशन के बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ है लॉजिकल एंड, 2 बार एंड अगर ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी आपका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी आपका ट्रू नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, जो कि एंड ऑपरेटर में होता है। अब दूसरा चीज ये क्या है, ये आपको किसमें, पॉइंटर में यूज होता है एड्रेस के लिए। पॉइंटर जब डिफाइन करते हैं ना ऐसे स्टार पी इस तरीके से, तो वहां पे क्या करते हैं हम, ये एंड लगा के और जिस भी वेरिएबल का हमको लोकेशन चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है, वो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, जो कि पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाते हैं। ये वो है। अगर यही चीज, ये जो साइन देख रहे हैं, ये 2 बार होता तो ये लॉजिकल और होता। जैसे यहाँ पे एंड जो गेट है उसके तरह ये काम कर रहा है, तो अगर ये लगा देते हैं इसके जगह हम ये लगाते हैं 2 बार डंडा, तो ये हो जाता है लॉजिकल और। लॉजिकल और का क्या होता है, जैसे और गेट काम करता है ना, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो भाई हो सकता है, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए, अब है विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। अब आपको पहले ही बता दिए थे कि लूप में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते रहते हैं कि कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं। जैसे ही वो कंडीशन हम डालते हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाता तो हमारा लूप वहीं पे बंद हो जाता है कि चलिए अब जो लाइन था हमारा बेस लाइन, उससे हम ऊपर जा रहे हैं, यहीं तक हमको काम करना था, ये हमारा कंडीशन बताता है। ठीक है, अब यहां पर बोला कि एक कोई कंडीशन कुछ भी हो, एक बार लूप तो चलेगा ही चलेगा। वो वैसा कौन सा लूप है, वो है डू वाइल। डू वाइल क्या होता है, पहले डू करता है, मतलब पहले ही एक बार कोड को रन कर देता है, लूप को चला देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप में वाइल का जो भी कंडीशन है वो बाद में चेक करता है, पहले एक बार जो भी काम है वो कर देगा, तब जाके चेक करेगा। और वाइल में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होता है, तब उसके बाद काम होता है। तो यहां पर अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका काम नहीं होगा, बाहर चला जाएगा लूप से। फोर में भी वही चीज है कि अगर आपने कोई कंडीशन दे रखा है, वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मतलब कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, तो वो क्या होगा, लूप से बाहर चला जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि ए जो है ना 5 से छोटा होना चाहिए, तब लूप हमारा काम करेगा। दोनों कंडीशन में हमने यही रख रखा। अब a इक्वल टू अगर 5 हो जाए तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। ये तो बढ़ेगा ही नहीं ना, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो फॉर लूप वहीं पर बंद। ये कब तक फॉर लूप चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक कि a का वैल्यू 4 है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखा है भैया तभी तक चलाना है जब तक a का वैल्यू 5 से छोटा रहे। अब देखिए 5 से छोटा 4 तक छोटा वैल्यू रहेगा, 4 तक ये लूप चलेगा, 5वां जैसे आएगा लूप खत्म। वाइल में भी वही चीज, लेकिन डू वाइल में क्या होता है, डू में पहले हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो लिख देते हैं और उसके नीचे
फिर वाइल लिख के हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। मान लीजिए यही कंडीशन है। अब हुआ क्या कि वहां पे ए का वैल्यू 5 आया, 5 पे आपका लूप नहीं चलेगा, लेकिन हुआ क्या कि पहले ही हमने दे दिया काम, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हमारा कोड रन होता है, तो पहले काम करवा देगा, फिर नीचे आएगा वाइल के पास, चेक करेगा, अच्छा ये तो कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो दोबारा से लूप यहाँ पे फिर नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार चल के खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो ये लूप है डू वाइल लूप, ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा किसी भी हालत में, आपका कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो फर्क नहीं पड़ता, एक बार ये चलेगा। तो यही चीज पूछा है कि भैया कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार चलता है, क्या हो गया, डू वाइल लूप हो गया। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर फ्लोट। फ्लोट मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, आपको बताए थे। देखिए परसेंट डी होता है जब इंटीजर वैल्यू हमको रहता है तो हम परसेंट डी यूज करते हैं, जब हमारे पास फ्लोट वैल्यू रहता है पॉइंट वाला तो हम ये परसेंट एफ करते हैं, और जब हमारे पास ये रहता है परसेंट एल एफ, इसका मतलब है कि हम डबल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, यूज करना चाहते हैं। तो ये कहानी है। यहाँ पे हमको फ्लोट के बारे में पूछा था तो हम परसेंट एफ से काम करवा देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी। अब डेटा टाइप की बात है, डेटा टाइप आपको पढ़ाए थे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब पढ़ाए थे। अब यहाँ पर लिस्ट देखिए, पहले एक इंटीजर सी का डेटा टाइप है जिससे इंटीजर वैल्यू लेते हैं, फ्लोट पॉइंट वाला वैल्यू लेते हैं, वो आपका फ्लोट हो जाएगा। डबल, डबल मतलब कि आपका फ्लोट का ही बड़ा भाई, इसमें ज्यादा संख्या तक हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आया स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग नाम का हम कुछ पढ़ाए थे, स्ट्रिंग पढ़ाए हैं लेकिन स्ट्रिंग नाम का नहीं पढ़ाए। ठीक है, तो ये डेटा टाइप नहीं है पहली चीज तो सी का। अब कहिएगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग आप कर रहे थे, क्या था वो, देखिए स्ट्रिंग जब भी लेते हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप लेके लेते हैं, हम कैर डेटा टाइप लेते हैं, और वहां पे क्या करते हैं एक एरे डिफाइन कर देते हैं, उस कैरेक्टर के जितना कैरेक्टर हमको लेना है, जितने कैरेक्टर का हमको स्ट्रिंग बनाना है, वर्ड बनाना है, उतना हम यहाँ पे लेंथ दे देते हैं। ठीक है ना, साइज दे देते हैं, तो उतना कैरेक्टर, मतलब अगर हमको स्ट्रिंग सी में लेना होता तो हम कैरेक्टर एरे के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है सी के अंदर स्ट्रिंग नाम का। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे कंफ्यूज बहुत लोग हो गए, वो मोर देन वन, यहाँ पे क्या पूछा था कि नॉट अ डेटा टाइप, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव मार दिया है, हम चेक किए थे बहुत लोग नन ऑफ द एबव मारे हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। तो ऐसे छोटा छोटा चीज रहता है जो परेशान करता है और आपको दिक्कत करेगा, इसलिए ध्यान से चीजें करनी है ना। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या था, इफ एल्स जो था इसका शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा फॉर्म। इफ एल्स में क्या था, पहले हम इफ लिखते थे, एक कंडीशन देते थे, फिर ब्रैकेट लगाते थे, इसके अंदर जो भी कोड हमको रन करवाना था, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो होता था, फिर एल्स देते थे और यहाँ पे फिर ऐसे लिख देते थे, और जो एल्स में चीज हम करवाना चाहते थे, मतलब इफ ट्रू नहीं होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो यहाँ पे चीजें जो रहेगी वो रन हो जाएगी, ये चीज करते थे। लेकिन हम चाहते थे कि इसका एक छोटा वर्जन आ जाए, तो छोटा वर्जन हो गया टर्नरी। टर्नरी क्या करता है कि पहले हम कंडीशन देते हैं, मान लिया जाए ए इक्वल टू ए, मान लीजिए इक्वल टू, कंपेयर कर दिया हमने, ए इक्वल टू 5 अगर है तो हम क्या करेंगे, एक ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे जो भी हमको प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे, मतलब ए इज 5 लिख देंगे, और फिर उसके बाद एक कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट 5, यहाँ पे लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि ये सेम इफ एल्स की तरह काम करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला सेक्शन रन करेगा इफ वाला, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कॉलन वाला जो सेक्शन है ये रन करेगा। तो क्या हो गया, ये छोटा भाई हो गया आपका इफ एल्स का। इफ एल्स को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने को टर्नरी से यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या चीज यूज कर लिया आप लोग, एक क्वेश्चन मार्क यूज कर लिए और एक कॉलन यूज कर लिया। अब देखिए ऐसा वाला कौन सा है, ये वाला है, बस मार के निकल जाइए। ठीक है, अब ये डबल कॉलन, ये डबल कॉलन वाला ये दूसरा पार्ट है। ये जब C++ में आप देखिएगा डबल कॉलन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला जो सेट है ये हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ। जब स्ट्रिंग की लेंथ हमको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, strlen यूज करते हैं। ऑप्शन क्या था, str कॉपी। ये क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग में डालना, मतलब ये कॉपी के लिए यूज होता है, डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए, ठीक है ना। उसके लिए कॉपी अगर हमको करना होगा किसी स्ट्रिंग को तो हम क्या करेंगे, str कॉपी यूज करेंगे। अगर हमको कंपेयर करना रहेगा, दो स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहां हेलो लिखा हुआ है और एक है WORLD वर्ल्ड, इन दोनों को कंपेयर करना है कि सेम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, strcmp कंपेयर वाला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको हेलो का लेंथ देखना है, कितना लेंथ है इसका भाई, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, str लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कैरेक्टर की संख्या रिटर्न करती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कमेंट। कमेंट आपको दो तरीके का हम बताए थे, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन क्या होता है, दो डंडा ऐसे डाल दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा तो वो देखिएगा आपका कमेंट आउट है, कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, अगर एक लाइन में कमेंट आपको लिखना हो तो। लेकिन अगर आपको 5-6 लाइन मोटा कमेंट लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला यूज कीजिएगा। क्या, पहले तो ये डंडा मार दीजिए, ठीक है, एक स्टार दीजिए, फिर आप लिखते रहिए, 2-3 लाइन जहां भी लिखना है लिख दीजिए, फिर उसके बाद एक स्टार और फिर डंडा। इसका मतलब इस पार्ट में जो भी चीज है वो कमेंट है, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। कई जगह आपसे पूछा जाता है कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, तो आपको ये वाला चीज देखना पड़ेगा, पहले डंडा फिर स्टार फिर पूरा कमेंट लिख दीजिए, फिर स्टार फिर डंडा से इसको बंद कर दीजिए, मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन बस 2 डंडा मारना है, कमेंट लिख देना है, ये सिंगल लाइन है। ये वाला नहीं है, ये हम नॉर्मली इसका उल्टा हम कर दिए थे, ये वाला नहीं है आपका कमेंट का। अगर आपसे मल्टी लाइन पूछे और इन दोनों तरीके से आपको दिखा दिया जाए तो ये वाला चीज मत टिक मारिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, बोला कि कमेंट कौन सा है, करेक्ट कमेंट कौन सा है, तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा मोर देन 1 हो जाएगा, सही, डन है। इसके बाद एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप लोग सी लैंग्वेज मतलब कि सी बोले या कंप्यूटर साइंस में एंट्री ली है तभी से जान रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स। डेटा स्ट्रक्चर में भी कई बार पढ़ा दिए एरे एरे एरे, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। फिर है विच कीवर्ड यूज टू एग्जिट अ लूप। कौन सा कीवर्ड है जो कि लूप को एग्जिट करने के लिए काम में आता है, लूप से बाहर निकलने के लिए काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, लूप से बाहर निकलने के लिए काम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे कंटिन्यू, कंटिन्यू का काम होता है एस्केप करना। अगर हम कंटिन्यू लगाते हैं तो जो कंडीशन पे कंटिन्यू रहेगा वो कंडीशन सिर्फ एस्केप कर जाएगा, मतलब वो उस कंडीशन पे आपका लूप नहीं चलेगा, बाकी पे फिर चलता ही रहेगा जब तक कि उसको एग्जिट वाला कंडीशन ना मिले। एग्जिट, एग्जिट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लूप को एग्जिट करने के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। अगर आप, अब कुछ लोग कहेंगे हम लूप के अंदर एग्जिट लगा देंगे, लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहां क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहां पूछा है कि लूप से बाहर निकलने के लिए एग्जिट अ लूप। तो आप लोग, बहुत लोग यहां कंफ्यूज हुए कि एग्जिट है तो एग्जिट मार देते हैं। एग्जिट भी काम करता है आपका टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन एग्जिट का मतलब होता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ लूप। यहां सिर्फ और सिर्फ लूप की बात की, अगर आप किसी लूप के अंदर एग्जिट लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, लूप को तो बंद करेगा ही करेगा जब उसको एग्जिट मिलेगा, साथ साथ आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट होगा। लेकिन हमको सिर्फ पूछा गया है कि कौन सा कीवर्ड लूप से बाहर निकलने के लिए काम करता है, तो वो है ब्रेक। ब्रेक जहां भी मिलेगा इसका मतलब है कि उस जो लूप आपका चल रहा है, लूप वही बंद होगा, लूप से बाहर आएगा, प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा आपका, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेक। अब बहुत लोग यहां पे एग्जिट पे फंसे थे। एग्जिट का आप लूप के अंदर लगा सकते हैं लेकिन कोई मीनिंगफुल चीज नहीं होगा। एग्जिट का मतलब होता है प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना, ठीक है। फिर है विच इज अ करेक्ट वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पहले ही बताए थे वेरिएबल नेम क्या होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें नंबर से स्टार्ट हो गया, ऐसे ही गलत, इसमें
आपका डैश आ गया, ऐसा ही गलत, इसमें अंडरस्कोर है, मार दीजिए सही, बात खत्म है, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्पेस अलाउड नहीं है, ये सब चीज आपको रूल बताए थे ना, तो रूल वाला देखिए वीडियो, कहां दिक्कत आ रही है, शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। विच ऑपरेटर, 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको अभी बताएं कि स्टार देते हैं, पॉइंटर का नाम देते हैं, उसके बाद असाइनमेंट अगर हमको करना है इनिशियलाइज, तो यहां से हम फिर ये वाला साइन देके जिस वेरिएबल का हम पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंटर डिक्लेरेशन कैसे हुआ, स्टार से होता है, ठीक है, स्टार मारिए। ये क्या होता है, ये एड्रेस के लिए होता है, ठीक है, वेरिएबल के साथ यूज, ये भी पॉइंटर के साथ यूज होता है, लेकिन डिक्लेरेशन में नहीं। जब हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल का एड्रेस, जब हम पॉइंटर के अंदर इनिशियलाइज करने जाते हैं तब इसका यूज करते हैं। डन है। विच कीवर्ड यूज टू डिफाइन कांस्टेंट, इसमें भी बहुत लोग फंसे। देखिए सिंपल सी बात है, फाइनल का तो कहीं यहां पे दिक्कत है ही नहीं, इसको तो हटा ही दीजिए। कंफ्यूजन कहां हुआ, कॉन्स्ट में और डिफाइन में। क्यों, क्योंकि डिफाइन का भी हम आपको बताए थे कि डिफाइन ऐसे करके डिफाइन लिख दीजिए और यहां पे आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफाइन कर सकते, जैसे पाई का हम बता दिए थे कि कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दिए हैं, वहां पे किए थे, ध्यान दीजिएगा। उसमें लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपने गौर से नहीं देखा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है कि कीवर्ड, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिससे कि हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। अब लोग डिफाइन पे बैठ गए और डिफाइन मार के निकल लिए, कोई मोर देन 2 मार दिया है, मोर देन 1 मार दिया है, ये चीज हुआ। भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, छोटा छोटा वर्ड ना नंबर लेके डूब जाएगा। कीवर्ड पूछा है, डिफाइन कीवर्ड नहीं है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, उसके तौर पे काम होता है। इसमें हैश लगाना पड़ता है हमको, तब ये काम करता है। तो आपका काम क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है सी का, जिसको हम करते हैं कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। व्हाट इज साइज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का साइज क्या होता है सी में, 1 बाइट का होता है, और ये सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। इंटीजर का वैल्यू आपको फ्लक्चुएट मिलेगा कि कहीं पे 2 बाइट हो जाएगा, कहीं पे 4 बाइट हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर क्या है, फिक्स है। तो कैरेक्टर का सिस्टम पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है, इसका 1 बाइट फिक्स है साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप, अब लूप कौन सा नहीं है, फॉर लूप हम पढ़ा दिए थे आपको, व्हाइल लूप पढ़ा दिए थे। इफ लूप नहीं है, इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग है। यहाँ कंडीशन वाला जो काम होता है ना, इफ एल्स वाला, ये क्या है, स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग है। इफ स्टेटमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है, लूपिंग नहीं है ये। आपको एक तो लूपिंग पढ़ाए थे, एक डिसीजन मेकिंग वाला भी पढ़ाए थे, साथ साथ जंप स्टेटमेंट भी पढ़ाए थे, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो आप गौर से देखिएगा, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, चीज क्लियर हो जाएगा। विच सिंबल इज यूज फॉर एड्रेस और ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए क्या यूज होता है, देख लीजिए, एंड। अभी आपको बताएं कहाँ यूज होता है, पॉइंटर के साथ यूज होता है। जब हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करने जाते हैं तो क्या होता है, जिस वेरिएबल का हमको एड्रेस जरूरत होता है उस वेरिएबल लिखते हैं और उसके आगे ये वाला साइन देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि पॉइंटर के साथ यूज होता है। विच हेडर फाइल इज यूज फॉर मेलॉक, मेलॉक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कहाँ होता है, studio.h से क्या अभी आपको बताए थे, स्कैनएफ प्रिंटएफ यूज होता है, मतलब इससे लेते हैं। स्टूडियो लीव से क्या लेते हैं हम लोग, मेलॉक कैलॉक रीलॉक वाला जो पार्ट था अभी बता दिए थे, चार्ट दे रखे हैं भैया, एक बार जाके देखिए, यहां से होता है, ठीक है। विच इज द करेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर, अब रिलेशनल ऑपरेटर की बात है, ये देखिए गौर से, ये क्या है आपका, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें कि जब हम a = 5 लिखते हैं तो क्या होता है, एक डब्बा बना, या मान लीजिए यहाँ इंटीजर कर दिए INT, तो एक इंटीजर वैल्यू वाला एक डब्बा बनेगा जिसका नाम a है और इसके अंदर 5 बैठा हुआ है। अब सेकेंड लाइन में हम क्या कर देते हैं, a = 10 कर देते हैं, तो ये 10 जो है ना 5 को रिप्लेस कर जाएगा, 5 हट जाएगा, a का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये होता है असाइनमेंट, की वैल्यू को किसी वेरिएबल पे चढ़ा देना, घोड़े की सवारी करवा देना। ये क्या है, यहाँ क्या रिलेशन कि कंपेयर, ये सब करने के लिए रिलेशन जब हम स्थापित करते हैं तो वहां क्या होगा, =, इससे क्या होगा, अगर हम ये लिख दिए, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि a का वैल्यू 5 के बराबर है क्या,
इसका यूज कहाँ करेंगे? रिलेशन स्थापित करने के लिए। जब भी हम इफ एल्स कंडीशन या कोई भी क्या बोलते हैं लूप वूप चलाएंगे तो वहां कंडीशन के तौर पे रखेंगे कि a डबल इक्वल टू 5, मतलब कि जब ये चीज प्रूफ हो जाए, ये चीज सही हो, तो काम आगे बढ़ाना या रोकना, जो भी कंडीशन हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो रिलेशनल में क्या होगा? डबल इक्वल टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल? हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए क्या प्रयोग होता है? भैया शुरू से प्रोग्राम कोई सा भी लिखिए, सी प्लस प्लस, हैश इंक्लूड तो पढ़ते जा रहे हैं, बस हो गया। क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल के लिए यूज करते हैं। हेडर फाइल जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। कौन सा? इंक्लूड, हैश इंक्लूड। ठीक है। विच फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग? दो फंक्शन, मतलब कौन सा फंक्शन जो कि आपका स्ट्रिंग को कंपेयर करता है? वो है हमारा strcmp। अभी आपको बताया str कॉपी करने के लिए, str लेंथ len लेंथ के लिए, बस। विच escape कैरेक्टर इज यूज फॉर न्यू लाइन? न्यू लाइन के लिए कौन सा होता है? यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ सही से, /n। ठीक है, /n यूज करते हैं हम लोग नए लाइन में जाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है। इसका भी पूरा एस्केप वाला हम पूरा चार्ट आपको दे रखे हैं कि टी से क्या होता है, बी से क्या होता है। भाई देखिए तो सही, गलत सलत करके आ जाते हैं। कुछ ही लोग थे जो कि सारा तो नहीं, उनका भी 50 में मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन तो गलत हुआ है, लेकिन ठीक ठाक सही किए हैं। कुछ लोग इधर तो गलती किए, साथ साथ प्रोग्राम में जाके तो और गलती किए हैं। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर लॉजिकल और? अभी आपको बता दिए थे, दो डंडा मारिए लॉजिकल और, दो एंड लिख दीजिए लॉजिकल एंड। विच फंक्शन रीड अ कैरेक्टर? अब ध्यान दीजिएगा, गेट सी से भी हम कैरेक्टर रीड करते हैं, गेट कैर से भी कैरेक्टर रीड करते हैं। ठीक है, गेट एस से नहीं करते, इसको हटा दीजिए। लेकिन यहां मोर देन 2 आपको दिख गया, मोर देन 1 मार दीजिए, बात खत्म है। और सिंगल कैरेक्टर बोला, सिंगल कैरेक्टर ही यहां से हम लोग रीड करने के लिए काम में। विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस? मतलब किसकी पावर ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है। प्रेसिडेंस के बारे में आपको बता दें, जैसे बोर्ड मास होता है ना गुरु, वैसा ही होता है। इसका एक चार्ट हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसका एक चार्ट दे देंगे जिसमें सबसे पहले देखिए ब्रैकेट तो सबसे पहले ही होगा, नॉर्मल सी बात है। कोई भी चीज अगर आप करने जाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट ही खोलते हैं ना, तो नॉर्मल से यहाँ कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, आपको सबसे पहले ब्रैकेट मार देना चाहिए था। इसमें जो भी फंसे तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट आपको दे देंगे पूरा कि किसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है। विच लूप इज बेस्ट फॉर फिक्स्ड इटरेशन? मतलब कि अगर आपको कितना बार लूप चलना है ये आपको पता है पहले से, तो कौन सा आपके लिए लूप सबसे बेस्ट है। आपको बताए थे कि यूज करने के लिए व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बात आए तो 4 सबसे बेस्ट होता है फिक्स के लिए। ठीक है, 4 सबसे बेस्ट होता है फिक्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? देख लीजिए, 4 क्या है? एक लूपिंग स्टेटमेंट है, व्हाइल क्या है? लूपिंग है। ये क्या है? इफ कंडीशनल है, बस कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेडर फाइल? अब देखिए, हेडर फाइल इन सी का एग्जाम दे रहे हैं तो सी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो यहाँ सी जरूर लिख देगा। studio.h बताए थे, math.h सी का है। iostream है क्या? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको h वाला चीज दिखे तो समझिए, एक अगर तुक्का लगाने वाली बात हो ना, तो h का अगर .h लिखा है समझिए कि ये सी का होगा। हो सकता है नाम में गड़बड़ी कर दे, मैथ की जगह MTHA कर दे, तो वो अलग बात है, उसके लिए तो आपको फिर अच्छे से समझ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुक्का लगाना है तो जरूर एक चीज नोटिस कर लिए, .h पे ध्यान दे दीजिएगा। तो ये मान लीजिए सी का है, लेकिन C++ में हम लोग एच वैच नहीं लगाते। यहाँ देखिए, आयोस्ट्रीम यूज होता है, ये भी इनपुट आउटपुट की तरह ही यूज होता है। यहाँ पे हम लोग सी इन सी आउट यूज करते हैं। अभी पढ़ा रहे थे, 2 क्लास लिए हैं, उसमें आयोस्ट्रीम यूज कर रहे थे। जहां studio.h यूज करते हैं सी में, उसके जगह हम लोग C++ में आयोस्ट्रीम करने लग गए। तो ये C++ का है। ठीक है, लेकिन math.h studio.h किसका है? सी का। यहाँ क्या बोला कि हेडर फाइल नहीं है। किसका हेडर फाइल नहीं है? सी का। तो हम लोग कौन सा मारेंगे? आयोस्ट्रीम मार देंगे। विच कीवर्ड इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन?
अभी आपको बताए थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलोक, एलोक, ये सब कैलोक ये सब यूज करते हैं ना, वो कहाँ से आता है? अभी आपको STD LIB से बोले थे, वही देख लीजिए यहाँ ऑप्शन है, मेलोक भी है, कैलोक भी, रेलोक भी है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला है, विच कीवर्ड यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, यहाँ कीवर्ड बोला है, कीवर्ड बोला है, इसीलिए नन ऑफ द अबव है। देखिए अभी हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ये सब यूज होता है, मेलोक, कैलोक, रिलोक, लेकिन ये सब फंक्शन है गुरु, ध्यान दीजिएगा, ये सब फंक्शन है। जब इसको लिखते हैं हम लोग, मेलोक जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और दो ये ब्रैकेट बंद चालू कर देते हैं, चालू बंद करते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। यहां पूछा है कीवर्ड, कीवर्ड नहीं है ये तीनों, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं। वो देखें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेलोक, कैलोक, बस मोर देन वन मारो ना भैया, लेकिन ये देखना भूल गए कि कीवर्ड लिखा है। कीवर्ड यहाँ पे कोई है ही नहीं वैसा जिससे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करें, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। यही पूछता फंक्शन, तो यहाँ पे मोर देन वन हो जाता। डन है। विच ऑपरेटर इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, एक से वैल्यू कौन बढ़ाता है? प्लस प्लस, अगर कहीं पे प्लस प्लस लिखा रहे जैसे A प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू यूज होगा। A का अगर वैल्यू 5 है तो 5 यूज कर लेंगे, उसके बाद 5 इसका वैल्यू बढ़ा देंगे, कितने से? 1 से। अब A की वैल्यू हो जाएगी 6, अब दोबारा जब A आप प्रिंट करोगे तो 6 प्रिंट होगा, ठीक है। कहीं पर आपको प्लस प्लस A दिख जाए, इसका मतलब है पहले ही वैल्यू को बढ़ा दो फिर यूज करो। मतलब अगर A का वैल्यू पहले से 5 था तो जब ये प्रिंट आप करोगे तो यहाँ पे पहले वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कितना से? 1 से। 5 से 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगा। अब 6 का वैल्यू, A का वैल्यू 6 होगा और उसको हम प्रिंट करेंगे तो 6 प्रिंट होगा। ये इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर यही चीज आपको प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस दिख जाए तो उसका आंसर होना चाहिए 1 से वैल्यू को घटाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों में यूज होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों में यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरे ये यहाँ ये होगा, ठीक है, गौर से देखिए। ये एस्केप सीक्वेंस है, बिल्कुल है, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। ये है, बिल्कुल है, ये भी, ये है, बिल्कुल है, ये भी, मतलब तीनों आपका एस्केप सीक्वेंस है। यहाँ क्या पूछा कि एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो भैया ये तीनों है तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और ये चार्ट हम दे रखे हैं आपको PDF में। विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट, अभी आ गया ना। सिंगल लाइन के लिए क्या होता है? ये डंडा। मल्टी लाइन के लिए क्या होता है कि पहले डंडा फिर स्टार फिर कमेंट लिखिए फिर स्टार और फिर डंडा से बंद कर दिए, मल्टी लाइन हो गया। बस सिंगल लाइन पूछा था, ये मारिए निकलिए बाहर, क्या सोचना। विच फंक्शन इज यूज टू कॉपी स्ट्रिंग, वही चीज str कॉपी, तीनों आ गया। कंपेयर के लिए ये, लेंथ के लिए ये, कॉपी के लिए ये। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल नॉट की बात की गई है। जब हम एक्सक्लामेटरी साइन इसको बोलते हैं, ऐसे एक डंडा और नीचे बिंदु, ये जब आपको दिख जाए तो ये है लॉजिकल नोट। ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर ये ऑपरेटर आप लगा देते हैं, उस रिजल्ट का उल्टा आपको शो करवा देगा। क्या करेगा? उल्टा करेगा, कंडीशन को रिवर्स कर देता है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? जब हम भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम भाग देते हैं और उसका जो शेष बचता है, उस शेष को अगर हम प्रोग्राम में निकालना चाहते हैं, शेषफल को, तो उसके लिए हमको मॉडुलस ऑपरेटर की नीड होती है। अब मॉडुलस ऑपरेटर कैसा दिखता है? वो परसेंटेज की तरह दिखता है। प्रोग्रामिंग में परसेंटेज नहीं, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज होता है, इसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। अगर हम ऐसे लिख देते हैं 5% 2, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग में अगर ये लिखा हो और यहाँ पे आपका कुछ आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम प्रिंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा, शेष बचेगा 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, आपका प्रिंट 1 हो जाएगा। आप कहिएगा 5% 2 1 होता है क्या? भाई मैथ में नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में यहाँ पे
ये शेषफल निकाल के देता है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोग्रामिंग में परसेंटेज निकालना हो तो आपको, अगर हमको 5 का 2% निकालना हो तो हम ऐसे करेंगे 5 गुना 2, उसको भागा कर देंगे 100 से, इस तरीके से निकालेंगे। परसेंटेज वाला कहानी नहीं है, ऐसे नहीं कर देंगे 5 गुना 2%। सॉरी, तो लुटिया डूब जाएगा। ये परसेंटेज मॉडुलस के लिए यूज होता है कंप्यूटर में, जिसको रिमाइंडर निकालना होता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्कीप इटरेशन। अब वही चीज आपको बताए थे, अगर लूप में कोई पार्ट हमको स्कीप करना हो, किसी मान लीजिए हमको करवाना है 1 से 6 या 10 तक प्रिंट करवाना, आपने कंडीशन लगा दिया कि हमारा वैल्यू a++ बढ़ता रहेगा और a वहां तक जाएगा कि a इक्वल टू और या a नॉट ग्रेटर देन 10, यहां तक हमारा कंडीशन चल रहा है। और आपको कोई बोल दिया कि देखो 1 से 10 तक तो प्रिंट कर दो, लेकिन इसमें ना 6 को प्रिंट मत कराना। तो अब क्या करेंगे, 6 वहां पे बीच में एक लगा देंगे कंडीशन कि a=6 देन कंटिन्यू। जहां पर उसको =6 मिल जाएगा, a का वैल्यू 6 मिलेगा, वो क्या कर देगा, कंडीशन को उस लूप को वहां से स्किप करेगा और वो नेक्स्ट लूप में पहुंचेगा। तो क्या होगा, 1 से 5 तक तो प्रिंट होगा ही, 6 वाला स्किप कर जाएगा और 7वां प्रिंट हो जाएगा। मतलब 20 से किसी चीज को स्किप करने के लिए सेम वही चीज पूछा कि कंटिन्यू आपका सही हो जाएगा। ब्रेक क्या करता है, लूप को एग्जिट कर देता है। जहां पर भी आप ब्रेक लगाते हैं मतलब लूप वहीं खत्म हो जाता है, आपका प्रोग्राम के लूप से बाहर आपका प्रोग्राम चला जाएगा, आपका कर्सर चला जाएगा या कंपाइलर चला जाएगा और नेक्स्ट जो भी प्रोसेस रहेगा वो करेगा, लूप वहीं खत्म हो जाएगा। एग्जिट मतलब प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम बंद कर देगा। विच इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। यहां देखिए डबल कोट्स है नहीं है, सिंगल कोट्स है, मार दीजिए। ये तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इसमें कोई कोट्स ही है ही नहीं, तो हमारा ये नहीं होगा, सिंगल कोट्स में होगा। विच फंक्शन रिलीज मेमोरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़े, रिलॉक पढ़े, और सॉरी मेलोक, कैलोक, रिलॉक ये पढ़े। उससे क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी असाइन होता है एक तरीके से। अब उसको असाइन जब किया तो हमको फ्री भी करना रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री यूज करते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट जो होता है उसको फ्री करता है, रिलीज कर देता है, खाली करता है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्री, ठीक है। डिलीट रिमूव का यहाँ पे यूज नहीं है। हमारा क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी में जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे फ्री करने के, तो फ्री फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये चार्ट में आपका पीडीएफ में पड़ा हुआ है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, अभी आपको बताए थे, ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये तो आपका कोई काम का नहीं है। ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब a = 5 देते हैं तो a नाम के डब्बे में 5 स्टोर कर दिए, लेकिन अगर वही चीज a =5 दे दी, मतलब यहां पे हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि भैया a बराबर है क्या, ये कंडीशन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया, रिलेशन स्थापित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सी। सी के बारे में करेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल है, डन। सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, बिल्कुल है, लाइन बाय लाइन चीजें होती है, बिल्कुल है। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाई लेवल का भी गुण है और लो लेवल का भी गुण है, तो ये क्या होगा, मिडिल लेवल भी हो जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे कुछ फालतू फालतू चीज रहता और एक मिडिल लेवल रहता, तो ये भी सही मार सकते थे आप। कहीं पर सिर्फ प्रोसीड्यूरल लिखा रहता, ये दोनों ऑप्शन फालतू कुछ भी लिख देता, तो ये भी हो जाता। और कहीं पर सिर्फ हाई लेवल रहता, ये सब नहीं रहता, तो आप सिर्फ इसको भी टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों आपका सही हो जा रहा है, इसलिए मोर देन 1 आपका सही है। अब ध्यान से दीजिएगा, विच इज नॉट अ सी कंपाइलर। सी का कंपाइलर कौन सा नहीं है भैया, जीसीसी। आपको बताए थे जीसीसी एक सी का कंपाइलर है, C++ में भी यूज हो रहा है ये। टर्बो सी का कंपाइलर है। सी लैंग सी का कंपाइलर है। तो मोर देन क्या पूछा, नहीं है, ठीक है। तो नहीं, तो वैसा तो कोई नाम यहाँ पर दिख नहीं रहा जो कि सी का कंपाइलर नहीं है, तो नन ऑफ द वो मार दीजिए, बात खत्म है। अब प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, यहां लोग कंफ्यूज होंगे, कैसे, गौर से देखिए क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग प्रोग्राम सी।
सी का प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या होगा। प्रोग्राम अच्छे से लिखा हुआ देख लीजिए। इंक्लूड स्टूडियो एच है तो हम प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट मेन, हमने क्या किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर हमने इनिशियलाइज किया, डिफाइन कर लीजिए या इनिशियलाइज कर लीजिए। एक इंटीजर वैल्यू लिया ए, उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया। अब देखिए 5 अभी इसके अंदर स्टोर है, ए नाम का है और इंटीजर है, डन है। प्रिंट एफ किए %d, मतलब कि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं, बहुत बढ़िया। अब कहा कि ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या हो गया कि पहले वैल्यू यूज में आएगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू क्या है ए का 5, तो यहाँ पे 5 पहले ही प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 5 का वैल्यू 6 में कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्रोग्राम रिटर्न कर जाता है। लूप तो है नहीं कि दोबारा चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट आपका 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट जो किया है वो यूज करने के बाद किया। अभी आपको बोले ना पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, ठीक है। अगर यहीं पे प्लस प्लस ए लिखा रहता तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, पहले इंक्रीमेंट हो जाता, 5 से 1 इंक्रीमेंट होके 6 वैल्यू बनता और उस 6 को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, तो तब 6 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपका यूज होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ है, इस कारण से 5 ही प्रिंट होगा, डन है। What will be the output of following C program? इसमें क्या होगा, गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, बहुत बढ़िया, कहीं पे कोई एरर नहीं है, सेम है, बस यहां चलते हैं। प्रिंट एफ हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर सेमीकोलन, स्टेटमेंट कंप्लीट, बात खत्म, दूसरे लाइन पे गए, प्रिंट एफ वर्ल्ड। अब कुछ लोग क्या किए, हेलो और वर्ल्ड जब भी लिखते थे एक स्पेस दे देते हैं, क्या किया, स्पेस दे दिया। स्पेस कहाँ है, कहीं आपको स्पेस दिख रहा है क्या, इसमें कहीं पे स्पेस है, नहीं है। तो आप अपने मन से स्पेस क्यों दीजिएगा, कंप्यूटर आपको जो चीज कहिएगा वो उतना ही तो करेगा। आपने यहाँ पे हेलो के बाद एक स्पेस दे देते हैं, फिर ये कोटेशन बंद करते, डबल कोट्स जो है इसको बंद करते, तब आपका हेलो के बाद यहाँ पे स्पेस आता। बहुत लोग ये मार के निकल लिए हैं, कहां से भैया, आपका चिपक के होगा प्रिंट, हेलो और वर्ल्ड दोनों चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। स्पेस या न्यू लाइन है ही नहीं, कैसे आपका स्पेस देके आप प्रिंट करवा रहे हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, यहां गौर से देखिए, इंक्लूड स्टूडियो, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए इंट ए, डन। हमने क्या किया, एक डब्बा बनाया जिसका नाम दिया ए, और उसमें हमने कहा कि इंटीजर वैल्यू हम इसमें रखेंगे, बहुत बढ़िया। और ये क्या हो गया, हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल का नाम ए, जिसको भी बोला इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करेंगे, इसमें रखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर दूसरे लाइन पे हम क्या करते हैं, उसी को हम प्रिंट करवाने चल देते हैं कि भैया इस ए को प्रिंट कर दो। अब गौर से देखिएगा, प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखे हम कि इंटीजर था तो इंटीजर के लिए हम %d दे दिए। ध्यान देने वाली बात है कि सी में जब तक कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करते किसी इंटीजर में, तो वहां पे क्या होता है, ये जो डब्बा बना ये अभी खाली है, लेकिन खाली नहीं है, इसमें क्या होगा कि एक तरीके से गार्बेज वैल्यू रहता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल ए को जब इनिशियलाइज, मतलब कि डिक्लेयर किए लेकिन इनिशियलाइज नहीं की, इसमें कोई वैल्यू हम डाले ही नहीं, तो एक तरीके से डब्बा खाली है। तो अनइनिशियलाइज वाला जो होता है लोकल वेरिएबल, मेमोरी में मौजूद रेंडम वैल्यू, मतलब कि कचरा, गार्बेज जो होता है ना, वो वैल्यू रखता है अपने अंदर। इसलिए जब भी आप बिना इनिशियलाइज किए प्रिंट कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे कचरा वैल्यू आपको दिखा देगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या वैल्यू प्रिंट होना, पहले से आपको समझ ही नहीं आएगा, प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी वही हुआ, कुछ लोग जीरो मार दिए। जीरो कैसे होगा भाई, जीरो एक फिक्स वैल्यू है जो कि हम इसके अंदर तो रखे ही नहीं है, अभी ये तो खाली है, ये तो अपने मन से कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो हम बता ही नहीं सकते। और कुछ भी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम कंप्यूटर की भाषा में, गार्बेज, मतलब कचरा। कंपाइल टाइम एरर, कुछ लोग इसमें भी मारे कि भैया इनिशियलाइज नहीं की तो एरर दे देगा, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंपाइल टाइम एरर आपका कब देता है, जब आपका कहीं ब्रैकेट लगाना छूट गया, सेमीकोलन छूट गया, इन सब में आपका देगा कंपाइल टाइम एरर। ये आपका इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया किसी वेरिएबल को, तो वो आपको गार्बेज वैल्यू देगा, डन है। फिर है एक प्रोग्राम और है, देखिए यहाँ पे गौर से, इंट मेन, इंटीजर 2 हमने डिफाइन किया,
एक ए जिसमें कि दोनों इंटीजर है, ए इसमें 10 डाल दिए, एक बी इसमें हमने डाला 20, डन है। और कंडीशन लगाया कि भाई साहब प्रिंट एफ परसेंट डी, मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है। और हमने क्या कंडीशन दिया कि कंपेयर किया, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे रिलेशन होता है, ट्रू फॉल्स वाली चीजें होती है। यहाँ पे जब भी हम रिलेशन किसी में करेंगे कि तू मेरा भाई है, या तो ये सही होगा या गलत होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपके पास 10 रुपए हैं, अगर मैंने ये लाइन बोला, मतलब यहां पे कह दिए कि a इक्वल टू डबल इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, हम कंडीशन बना रहे हैं, मतलब रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो ये कंडीशन या तो ट्रू भी हो सकता है, अगर उसका सच में a का वैल्यू 10 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू को अगर इंटीजर वैल्यू में देखा जाए तो 1 होता है। अगर ये नहीं हुआ, a का वैल्यू 9 हो गया, 8 हो गया या 11 हो गया, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। और फॉल्स का वैल्यू क्या होता है गुरु, 0 होता है, डन है। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या किया है, परसेंट डी, मतलब इसको तो चाहिए इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट कराना है। अब यहां से प्रिंट आप देखिए, ए बड़ा है किससे, बी से। गौर से देखिए, क्या 10 बड़ा है बी से, यानी 20 से, बी का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 10 है, क्या 10 बड़ा है 20 से, कहिएगा नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। और फॉल्स का वैल्यू क्या है, 0 है हमारे पास, फॉल्स का मतलब होता है 0। अब गौर से देखिए, कुछ लोग फॉल्स मार के निकले, कुछ लोग यहाँ चेक किए हैं लेकिन फॉल्स मार दिए। अब गौर से देखिए फॉल्स कैसे प्रिंट होगा, यहाँ आपने परसेंट डी दे रखा है, मतलब इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है हमको। तो क्या फॉल्स आपको इंटीजर दिख रहा था, इतना तो लॉजिक लगा लेते हैं कि भैया फॉल्स जो है ना एक स्ट्रिंग है, इंटीजर तो है नहीं, तो कैसे प्रिंट होगा, सिंपल सी बात है। तो 10 20 से बड़ा नहीं है, सी लैंग्वेज में फॉल्स कंडीशन का नॉमरिक वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और 0 जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और ऑप्शन में आपका कहीं 0 है नहीं तो नन ऑफ द अबव मार दीजिए, बात खत्म है। अगर यही चीज यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया जाता है, ए ऐसे दे दिया जाता तो ये ट्रू हो जाता, तब आपका ये आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि वो ट्रू होता तो 1 वैल्यू प्रिंट करवा देता है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे उलझिए मत। What will be the output of the following C program? अब यहां पर भी कुछ लोग फंसे थे कि int a इक्वल टू 5, बहुत बढ़िया, एक डब्बा बनाए, इसका नाम दिए a और इंटीजर वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर किए, 5, यानी कि अभी a का वैल्यू 5 है। गौर से देखिए, अब हमने एक इफ कंडीशन लिया, इस लाइन पे गए और यहाँ पे इफ के अंदर हमने कंडीशन दिया क्या, a इक्वल टू 10। अब गौर से देखिए, क्या यहाँ पे हम रिलेशन पूछ रहे हैं क्या किसी को, हम पूछ ही नहीं रहे किसी से कि a का वैल्यू 10 है कि नहीं, ये हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का इनिशियलाइज कर दिए फिर से, मतलब अभी जो a था उसका वैल्यू 5 था, अब हम यहाँ पे सिंगल इक्वल टू डाल रखे हैं। एक छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि प्रोग्राम में आपको फंसाने के लिए काफी होता है। तो यहाँ गौर से देखिए, a इक्वल टू 10, मतलब हमने अब कह दिया कि अब a का वैल्यू 10 हो गया, अब ये 5 को रिप्लेस करेगा 10, अब a इक्वल टू 10 है हमारे पास। और जब a इक्वल टू 10 है, हम इनिशियलाइज कर दिए, तो यहाँ पे कंडीशन तो चेक ट्रू फॉल्स वाली बात ही नहीं हुई, तो इफ के अंदर ही चीज घुस जाएगा, आपका प्रोग्राम इसके अंदर ही जाएगा, इसके अंदर जाएगा, प्रिंट करवाना, यस यस प्रिंट हो जाएगा। अब इफ खत्म हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि इफ खत्म हुआ तो एल्स पे जाएगा, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो पहले हम इफ में ही घुसे हैं, तो बस यहां से प्रोग्राम फिर रिटर्न पे पहुंचेगा और रिटर्न आपका प्रोग्राम क्लोज होगा, यहीं पे आउटपुट आपका यस आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम यहाँ पे ये करते, डबल इक्वल टू दे देते, तो हम क्या करते, पूछ रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, इफ a डबल इक्वल टू 10, मतलब क्या a का वैल्यू 10 है, अगर है तो इफ के अंदर जाओ, नहीं है तो एल्स के अंदर जाओ, तब कंडीशन बनता, तब रिलेशन की बात होती। या हमने रिलेशन बनाया ही नहीं, हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया, पहले 5 था, दूसरे लाइन में 10 कर दिए और आगे घुस गए। और जब असाइन किए हैं तो वहां पे कंडीशन वाली बात ही नहीं, जो पहले मिलेगा उसको प्रिंट करेगा, बात खत्म है। वही चीज हम यहां पर भी लिख दिए। 49 नंबर, गौर से देखिए क्या है, प्रिंट एफ परसेंट डी 5/2। अब गौर से देखिए 5/2 होता है आपका 2.5, यही है, डन है।
लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं इंटीजर वैल्यू। अगर यही चीज यहाँ पे %f रहता तो हम क्या, हमारा क्या होता आउटपुट प्रिंट 2.5 होता। डन है। लेकिन यहाँ पे क्या है %d, मतलब इंटीजर वैल्यू इसको चाहिए। इंटीजर वैल्यू जब चाहिए इसको तो 2.5 प्रिंट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको प्रोग्राम में परेशान करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 2.5 मार दिया। भाई 2.5 कैसे होगा, आप ही सोच के देखो। जब हमारा इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा तो पॉइंट के बाद वाला संख्या हो तो भूल जाएगा ना, ये सिर्फ ये इंटीजर प्रिंट करेगा। तो इंटीजर है 2, मार दिया 2। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। कहा कि इसका कौन सा होगा भाई, यहां देखिए int a = 5, ठीक है, और यहां पे कह दिया कि %d कर दो। अब बहुत लोग क्या किए कि भैया 5 मार दिए, क्योंकि a का वैल्यू 5 इनको दिख गया और यहाँ पे इंटीजर ही था, a को प्रिंट करवाया था, 5 मार के निकल लिए और हमको मैसेज कर रहे हैं कि भाई सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। लेकिन आपने गौर से देखा ही नहीं कि यहाँ पे हर स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए हमको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, यहाँ सेमीकोलन मिसिंग था तो वो कंपाइलर एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर आपको मिल जाएगा। तो यही सब छोटा छोटा चीज है ना, यही तो क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वे में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज को यहीं कंप्लीट करते हैं। जो लोग कर लिए थे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। आज 26 जनवरी है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कीजिए। कल से C++ कंटिन्यू रहेगा अपना। ये आपका ये भी हो गया, और बाकी जो 7 टेस्ट अलग हो रखे हैं, ये तो हमारा 8वां टेस्ट था। इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर है, OS है, कंप्यूटर नेटवर्क से, उन सबको भी अब बीच बीच में कभी कभी इसका वीडियो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।